हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। हमने अभी तक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देख लिए रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देख लिया है और हमने बात कर ली थी कि फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं और फोटो सिस्टम 1 और 2 क्या होता है। आइए आज इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, पर कोई भी कहानी बिना आशीर्वाद बिना ब्लेसिंग के तो पूरी होती नहीं है। तो बोलिए मेरे साथ, हमारा नारा लगाते हैं, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। तो मेरे सारे नादान परिंदों, चेहरे पे एकदम स्माइल होनी चाहिए, आंखों पे चमक होनी चाहिए, क्योंकि आज हम बहुत मजेदार बातें पढ़ेंगे जहां से बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने बात की सबसे पहले लाइट एंड डार्क रिएक्शन की। चलिए आइए, तो यहां लिखते हैं हम फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म। इसका हल्का सा आइडिया मैंने आपको तब भी दिया है जब मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो घटनाएं घटेंगी, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ऑफ कोर्स इनको हम डिटेल में धीरे धीरे और पढ़ेंगे। तो मैं पहले लिखती हूं लाइट रिएक्शन और मैं यहां लिख देती हूं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? खाना बनता है। बेसिकली लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में सनलाइट आई, पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब की, एसेसरी पिगमेंट्स ने भी एब्जॉर्ब की, अल्टीमेटली सारी लाइट एनर्जी ट्रांसफर कर दी रिएक्शन सेंटर, वो जो सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है उसे। और ये सब पिगमेंट्स कहां पर हैं? ये स्ट्रोमल लैमेली और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन वाले पार्ट में है। और थाइलाकॉइड ने मिलकर ही क्या बनाया था? गठरी ढेरी, जिसे हमने कहा था ग्रैनम। याद आ रहा है? तो लाइट रिएक्शन कहां पर होगी? लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब करनी, और लाइट एब्जॉर्ब पिगमेंट्स करेंगे, पिगमेंट्स मेम्ब्रेन में है, तो ये होगी अकर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ, मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैना एंड स्ट्रोमल लैमेली। ग्रैनम लिखो या थाइलाकॉइड लिखो, एक ही बात है, क्योंकि थाइलाकॉइड ही पाइल अप होके ग्रैनम बनाते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके मेम्ब्रेन पार्ट में होगी, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। जबकि डार्क रिएक्शन मैंने क्या सिखाया था? ये कहां पर होगी? ये स्ट्रोमा में होगी। स्ट्रोमा जो मैट्रिक्स है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहां पे। आप इसे डॉक्टर साहब से भी याद रखते हो, डॉक्टर, यानी डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। अब ये डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, यहां सनलाइट मस्ट है, सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, उसी लाइट को तो ट्रैप करेंगे, पकड़ेंगे। डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इसमें सबसे पहले लाइट को ट्रैप करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो ट्रैप बोलो, एब्जॉर्प्शन बोलो, सब एक ही बात है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी बाय पिगमेंट्स। अब इसमें सारे पिगमेंट्स आ गए। वो जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर, वो भी पकड़ेगा, एसेसरी पिगमेंट्स भी पकड़ेंगे, सब पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हुआ लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद में उस लाइट को अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर पे पहुंचाया जाएगा। अल्टीमेटली यानी ट्रांसफर ऑफ, क्या कहेंगे हम? ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी बाय एसेसरी पिगमेंट्स टू क्लोरोफिल ए, वो जो रिएक्शन सेंटर है। ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? वो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए को छोड़ दो, रिएक्शन सेंटर उसके अलावा जितने भी हैं, टू रिएक्शन सेंटर। या तो रिएक्शन सेंटर कहो, या हम ये भी कह सकते हैं टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। वो जो एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, वहां से वहां पे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद में ये जो सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये एक्टिवेट होगा। इसके पास इतनी ढेर सारी ऊर्जा आ गई है। इसके बाद में होगा एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। वही सिंगल क्लोरोफिल ए
मॉलिक्यूल जिसे हम रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, P700 P680 का रिएक्शन सेंटर। एक्टिवेट होने का क्या मतलब है? इस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन सनलाइट को पकड़ के उछलेंगे, कूदेंगे, ऊपर की तरफ भागेंगे, यानी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। एक्साइट होंगे, ऊपर की तरफ भागेंगे। जब ऊपर की तरफ भागेंगे तो इन्हें कोई पकड़ेगा, मैं बताऊंगी आपको। एक गुंडा पकड़ेगा, वो दूसरे गुंडे को देगा, वो तीसरे गुंडे को देगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा, फिर ये छोड़ेगा, तीसरा पकड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए ये आएंगे। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद में होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इलेक्ट्रॉन का होगा ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी हम सब सीखेंगे डिटेल में, थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे पहले पिगमेंट्स ने, सारे पिगमेंट्स ने लाइट एब्जॉर्ब की, सबने मिलकर एक रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को लाइट पहुंचा दी, वो एक्टिवेट हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए तो उसे किसी ने पकड़ा, दूसरे को दिया, उसने पकड़ा, उसने छोड़ा, तीसरे ने पकड़ा, यानी करते करते इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इतना सबको समझ में आ गया? अब मैं इसकी स्टोरी आगे लिख रही हूं, तो मैं एरो बना के नेक्स्ट पेज पे लिखती हूं, आप कंटिन्यू करिएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब ये होता हुआ आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगी कि एटीपी बनेगी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एंड NADPH2 बनेगा। अभी हम सब सीखेंगे NADPH2। देखो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में NADH2 बना था, यहां पे NADPH2 बन रहा है। P से याद भी रख सकते हो, फोटोसिंथेसिस में P वाला बनता है फॉर्म। एक घटना और घटती है इसी टाइम पर, लाइट जब पानी पे पड़ती है, वाटर पे, तो पानी भी टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। लाइट पड़ने के कारण टूट रहा है, ब्रेकिंग को बोलते हैं हम लाइसिस, और सनलाइट के लिए फोटो वर्ड यूज करते हैं, फोटॉन्स, तो इसे ही हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। फोटॉन्स यानी सनलाइट आने पर, लाइसिस यानी पानी टूटेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जब पानी टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, मैं अभी सिखाऊंगी। तभी तो हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी एक प्रोडक्ट की तरह रिलीज होती है। तो इस कारण से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण से होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ O2। तो दो घटनाएं घट रही हैं, एक O2 रिलीज हो रहा है और एक NADPH2 एंड ATP फॉर्म हो रहे हैं। ये सब कुछ लाइट रिएक्शन में हो रहा है। तो एक तरफ मॉलिक्यूल्स ने सनलाइट पकड़कर ये बनाया, कैसे हम सीखेंगे, और दूसरी तरफ पानी टूटा। ये दो घटनाएं घट रही हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। A लिख देती हूं मैं, यहां से ये सब कुछ A है और ये वाला B है, दिस इज B। अब लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH2 बना है, इस ATP के अंदर सन की एनर्जी है इसके बॉन्ड्स में, और NADPH2 इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन में भी सन की एनर्जी है। अब CO2 से जो खाना बनेगा वो काम होगा डार्क रिएक्शन में। अब हम डार्क रिएक्शन में क्या होगा, तो डार्क रिएक्शन में CO2 से खाना बनेगा। CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज बनाएंगे। देखो सुनो, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडाइज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 में जब हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तभी तो C6H12O6 बनेगा। भाई कार्बन डाइऑक्साइड में आप कहोगे मैम कार्बन है, ऑक्सीजन है, पर हाइड्रोजन तो नहीं है। हाइड्रोजन तो ये लेगा, तो CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा तो ग्लूकोज बनेगा। हाइड्रोजन कहां से आएगा? वही जो अभी अभी लाइट रिएक्शन में NADPH2 बना है, वहां से ये हाइड्रोजन लेगा।
प्लस कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं ग्लूकोज में, वहां एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगी? एटीपी से, क्योंकि एटीपी कैसे बनी है? सन की एनर्जी से बनी है, अभी हम देखेंगे। तो सन की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, वो एटीपी पे आ गई और अब एटीपी से हम उसे कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स ग्लूकोज के अंदर फिट करेंगे। प्लस NADPH2 में जो हाइड्रोजन है वो हम CO2 को देकर और खाना बनाएंगे, यानी इट यूजेस, इस रिएक्शन में यूज होगा ATP एंड NADPH2 का। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी कहते तो डार्क रिएक्शन है, पर अगर सनलाइट ना हो, अगर पूरी तरह से सनलाइट पेड़ को ना मिले तो ATP NADPH2 भी नहीं बनेंगे, तो खाना भी नहीं बन सकता। यानी कहीं ना कहीं ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अब जब CO2 से खाना बनेगा, हम सीखेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल, तो बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे, यानी अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शंस होंगी और उसमें एंजाइम्स का रोल आएगा, हम देखेंगे। एंजाइम कैटलाइज्ड एंजाइम्स लगेंगे, हम सब सीखेंगे धीरे धीरे। तो इसमें एंजाइम्स लगेंगे, CO2 को रिड्यूस करके खाना बनाया जाएगा, NADPH2 और ATP को यूज किया जाएगा। एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया। इसीलिए इसे कार्बन फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से हम ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी इसे कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कार्बन फिक्सेशन बोलो, कार्बन फेज बोलो, इसे कई बार बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, किसका? खाने का, लिविंग बॉडी के अंदर, तो इसे बायोसिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। ये सब डार्क रिएक्शन के ही नाम है। कार्बन फेज, कार्बन फिक्सेशन, डार्क रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज एक्सेट्रा। तो ये दो फेजेस होंगे, तब जाकर अल्टीमेटली फूड बनेगा। अच्छे से सबको समझ में आ गया? चलो, अब पहले मैं आपको पानी तोड़ना सिखाती हूं, फिर आपको ATP और NADPH2 बनाना सिखाऊंगी। आज की क्लास में हम ATP NADPH2 बनाना सीखेंगे और वाटर तोड़ना सीखेंगे, यानी लाइट रिएक्शन को डिटेल में लेंगे। फिर अपकमिंग क्लासेस में हम डार्क रिएक्शन पर जाएंगे। चलिए आइए, तो अब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पहले समझो, बेसिक समझो। देखो, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी सिखाया था, कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिखाया है, 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन। यानी जब 1 वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या निकलेंगे? देखो, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन एटम में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 1 एटम है, 1 एटम। तो या तो इसको ऐसा लिख दो 1 एटम, या इसको आप हाफ O2 लिख सकते हो, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हाफ है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पानी टूटने पर रटने की जरूरत नहीं है, H2 है तो 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब मिलेगा? अभी तो आधा मिला है, हाफ। तो आप कहोगे मैम आपको 2 पानी तोड़ने पड़ेंगे। तो जब आप 2 पानी तोड़ोगे, when you will split, break 2 water molecules, so 2 2s are 4, यानी 4 हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें 4 प्रोटॉन्स होंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, 2 एटम्स मतलब 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन NCERT में दी हुई है, तो बहुत इजी है। 2 पानी जब टूटेंगे तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, ये प्रोटॉन्स होते हैं, आई होप सबको पता है, H+, दीज आर द प्रोटॉन्स। अब सवाल उठता है कि ये पानी कैसे टूटता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में से, याद है फोटो सिस्टम 2 मैंने कैसे याद कराया था? 2, और पानी में भी है 2 H2O, तो 2 वो पानी का जग तोड़ देता है गुस्से में आके। यानी
ये जो पानी का टूटना है ये फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर is associated with फोटो सिस्टम 2। यानी जब फोटो सिस्टम 2 के पिगमेंट्स पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तब जाके वाटर टूटता है विथ फोटो सिस्टम 2। हमने 2 से याद भी किया था H2O और 2, तो फोटो सिस्टम 2 से जुड़ा हुआ है। फोटो सिस्टम 2 मैंने कहां सिखाया था आपको अगर याद हो? स्ट्रोमल लैमेली में तो फोटो सिस्टम 2 ही था ही नहीं, तो वहां तो पानी टूटेगा ही नहीं। ग्रैनम में मैंने कहां सिखाया था? जैसे ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक और थाइलाकॉइड है, इन्होंने मिलकर ग्रैनम बनाया। ये पार्ट क्या था आपको याद है? ये एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपोज्ड पार्ट। यहां पे फोटो सिस्टम 1 होता है अगर आपको याद हो। याद है ये टॉपर है, देश विदेश घूमेगा, एक्सपोजर मिलेगा। और फोटो सिस्टम 2 कहां सिखाया था मैंने आपको? इस जगह पर, ये जो अप्रेस्ड पार्ट है, याद आ रहा है? ये मैंने पढ़ाया था आपको फोटो सिस्टम 2 अप्रेस्ड पार्ट में। तो फोटो सिस्टम 2 हमेशा सिर्फ ग्रैनम में मिलेगा, वो भी अप्रेस्ड पार्ट में मिलेगा। अब होता क्या है, पानी टूटने के लिए कुछ कुछ और चीजें भी चाहिए। हम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, जैसे मैंगनीज आयन चाहिए, क्लोराइड आयंस चाहिए, ये सब चाहिए। इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। और पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो पूरा फोटो सिस्टम 2 है और इसके साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ये सब थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पर है। इनर, इधर नहीं है बाहर बाहर, अप्रेस्ड पार्ट में। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? मैंने कहा कि अप्रेस्ड पार्ट में है। क्या कहा? आ जाओ लिखते हैं। मैंने कहा कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसमें सब आ जाएगा, मैंगनीज, क्लोराइड, जो जो भी जरूरत है, या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये कहां लोकेटेड है? फिजिकली, फिजिकली लोकेटेड, physically located on inner side of membrane of thylakoid। स्ट्रोमल लैमेली में तो है ही नहीं, और थाइलाकॉइड की भी अंदर वाली मेम्ब्रेन पर है। जैसे ये है फोटो सिस्टम 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। मेम्ब्रेन पर ही है, स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन पे कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो अप्रेस्ड पार्ट यानी सप्रेस्ड पार्ट होता ही नहीं है। सो इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड यहां फिजिकली लोकेटेड है। तो जो पानी टूटेगा वो भी यही टूटेगा। तो होगा क्या? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। जैसे यहां वाटर टूटेगा, ये वाटर टूटा, अगर 1 वाटर टूटा तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन एटम रिलीज होगा। पर ये सब कुछ अंदर की तरफ रिलीज हो रहे हैं। ये क्या था? ये ल्यूमन था, ल्यूमन की तरफ रिलीज हो रहा है। इसी तरह इधर अगर पानी टूटेगा तो वो इसके अंदर की तरफ टूटेगा, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स है ना OEC, वो इनर साइड पर है, इधर है, फोटो सिस्टम 2 से चिपका हुआ इधर है, इनर साइड पर है, आउटर साइड पर नहीं है। तो इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो कुछ भी होगा वो इसके ल्यूमन की तरफ आएंगे, यानी ल्यूमन के अंदर इकट्ठे होंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, जो कुछ भी रिलीज हो रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेन के इनर साइड पर है, टुवर्ड्स ल्यूमन है। कहां पर है बेटा? टुवर्ड्स ल्यूमन है। तो प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स भी, पर एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड, they are released into lumen of thylakoid।
कहाँ जाएंगे, ये कहाँ इकट्ठे होंगे, इनर साइड पर। और इनर साइड मतलब क्या है, ल्यूमन। ल्यूमन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सब ल्यूमन में इकट्ठे होंगे। ल्यूमन में प्रोटॉन, ऑक्सीजन, जो कुछ भी है ल्यूमन। ऑक्सीजन तो फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलकर वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के बाहर चला जाएगा। अभी हम सब देखेंगे। जल्दी से इतना लिखो फटाफट से। आपको पता होना चाहिए कितने वाटर से कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितनी ऑक्सीजन निकलेगी। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इनर साइड पर है, यानी ल्यूमन की तरफ है। ठीक है, इनर साइड मतलब टुवर्ड्स ल्यूमन, ल्यूमन की तरफ, टुवर्ड्स ल्यूमन, टुवर्ड्स ल्यूमन। इसीलिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी ल्यूमन में ही इकट्ठी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द नेट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी मैं सिखाऊंगी एटीपी NADPH2 तो बनेगा, वो तो खाना बनाने में काम आएगा, पर एक बाय प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन भी रिलीज होगा जो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो आइए हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। ऑक्सीजन इज वन ऑफ द नेट, जो हमें फाइनल मिल रहा है, नेट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरे सारे नादान परिंदों, अच्छे से समझ में आ गया पानी कहां टूटेगा, कहां प्रोटॉन ऑक्सीजन होंगे रिलीज, सब कुछ समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मजे आ गए। तो लाइट एनर्जी जब पड़ेगी, वाटर टूटेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन रिलीज होंगे, ये सब कुछ ल्यूमन में इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा वो सब हम धीरे धीरे पढ़े। डन, अच्छे से लिख लिया सबने, आगे बढ़े। चलो अब हमें एटीपी और NADPH2 बनाना सीखना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पहले समझो। एटीपी अभी लिखना मत कुछ भी। एटीपी कैसे बनती है, देखो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट है। ये कैसे बनेगी, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट, इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो बनेगा ट्राइफॉस्फेट। और इसी बॉन्ड में मेन एनर्जी होती है। आपको मालूम है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया होगा, एटीपी में ये राइबोज शुगर होती है, फर्स्ट कार्बन पर एडिनाइन बेस होता है, इसे एडिनोसिन बोलते हैं, आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड है। और इसके 5th कार्बन से एक फॉस्फेट जुड़ता है, ये हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट जुड़ा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट जुड़ा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पूरा होता है, इसे बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन। एडिनोसिन मतलब शुगर प्लस बेस, और 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, ट्राइफॉस्फेट। दिस इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये AMP है, मोनोफॉस्फेट। इसी को तो एडिनिलिक एसिड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। पर यहां पर हम फॉस्फेट फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, ये सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये आ नहीं रहे होंगे इजीली पास में, तभी तो इन्हें खींच के लाए हैं, ऊर्जा एनर्जी के साथ लाए। इन्हीं बॉन्ड्स में तो एनर्जी है। सेल इसे बना के रख लेगा, और जब जरूरत होगी, जब खाना बनाना है, तब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इससे एनर्जी रिलीज होगी, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के अंदर फिट करेंगे, हम सब सीखेंगे। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। एडीपी, डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट जोड़ के एटीपी बनाते हैं, और जब सेल को जरूरत है तो एटीपी वापस तोड़ती हैं, इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, उससे एनर्जी निकलती है, उसे सेल अपने काम के लिए यूज करता है। ये मैंने एक बेसिक्स पढ़ाए हैं आपको। एडिनोसिन जो है, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, मतलब शुगर प्लस बेस, उसमें 3 फॉस्फेट्स जुड़ते हैं तो एटीपी बनती है। ये एक बेसिक्स बताया है मैंने आपको, ठीक है। आप चाहें तो इसको साइड में लिख लेना, ये एक बेसिक्स है। ये चीज आपने वैसे बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ी होगी, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकती हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी तो कार्बोक्सिलेशन, और फॉस्फेट जुड़ा तो फॉस्फोराइलेशन। यानी व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन,
एडीपी में फॉस्फेट का ऐड होना और उससे एटीपी बनना, यानी एटीपी के फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने एटीपी बनाई थी, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में भी फॉस्फोराइलेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी अभी एटीपी बनेगी लाइट रिएक्शन में, तो दोनों में ही हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। पर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में हमने उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा था। यहां क्योंकि लाइट एनर्जी यूज होगी इस बॉन्ड को बनाने में, तो हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। यानी हमारी हेडिंग क्या होगी, व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन। पहले फॉस्फोराइलेशन बहुत आसान है, आप कहोगे मैम एडीपी में फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, दिस इज फॉस्फोराइलेशन, यानी आप एटीपी बना रहे हो। सो व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, एटीपी का फॉर्मेशन ही होता है फॉस्फोराइलेशन। ये कहां होता है, दो जगह पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हुआ था जहां हमने इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा था, और क्लोरोप्लास्ट में भी हो रहा है जहां हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अभी बताऊंगी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों जगह होगा, और क्लोरोप्लास्ट में हम इसे कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां हमने कहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहां हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल बेसिक सिखा रही हूं आपको, एनसीईआरटी की लाइंस हैं सारी। फोटो, आइए तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना। आप बोलोगे मैम फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर एटीपी बनाना, और फोटो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो व्हाट इज दिस, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये है फॉस्फोराइलेशन। किससे बनेगी एटीपी, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब मैं आपको बार बार नाम नहीं लिखवा रही हूं, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और फोटो वर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लाइट के कारण ये बॉन्ड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए फोटो वर्ड आ रहा है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का सिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में। अब ये दो तरीके से होता है, मैंने लास्ट क्लास में हल्का सा आइडिया दिया था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, दो तरीके से। अभी हम सब सीखेंगे। तो टू टाइप्स, दो तरीके से एटीपी बन सकती है। वन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन तो बेटा ये भी है, यानी एटीपी यहां भी बनेगी, ये भी फोटोफॉस्फोराइलेशन है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ही एटीपी बनेगी। पर साइक्लिक, इसका क्या मतलब है थोड़ी सी देर में समझ में आएगा। और एक साइक्लिक है तो दूसरा हो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दो तरीके, अब हमें इन्हें समझना है ये कैसे होता है। तैयार हो, करें शुरू कहानी, चलिए आइए। तो अब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। बहुत इजी, अगर आपने समझ लिया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, आप समझ गए हो कि मैम फॉस्फोराइलेशन हो रहा है मतलब एटीपी फॉर्म हो रही है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है मतलब ये सब कुछ लाइट की प्रेजेंस में हो रहा। और साइकिल का क्या मतलब होता है, साइकिल का मतलब है कोई चीज यहीं से शुरू होकर यहीं वापस आ जाए। कार्डियक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल, ये सब साइकिल्स हैं। अब सुनो ध्यान से, आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पढ़ाया था। मैंने कहा था फोटो सिस्टम 1 जो है वो साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों तरह से एटीपी बनाने में इन्वॉल्व होगा, टॉपर था, फर्स्ट आया था दोनों तरह से। और फोटो सिस्टम 2 जो है वो केवल नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होगा, यानी नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, पर साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। तो साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। याद आ रहा है सबको, ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व। तो ये कहां कहां हो सकता है, एटीपी ऐसे कहां कहां बन सकती है, सोचो। देखो
स्ट्रोमल लैमेली में फोटो सिस्टम 2 नहीं होता, केवल फोटो सिस्टम 1 है, तो वहां पर एटीपी सिर्फ इसी तरह से बन सकती है, क्योंकि नॉन साइक्लिक के लिए फोटो सिस्टम 2 की भी जरूरत है और वहां तो फोटो सिस्टम 2 होता नहीं है। तो इन स्ट्रोमल लैमेली, और क्यों? क्योंकि यहां पे फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट है। एक चीज अभी लिख रही हूं, समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी देर में समझ आएगा। NADP रिडक्टेज ये एंजाइम है, एब्सेंट। ये दोनों चीजें एब्सेंट है, NADP रिडक्टेज एब्सेंट। ये इसका अभी मतलब समझ नहीं आएगा, ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, बोथ दीज एब्सेंट। अभी तो इतना समझ लो, फोटो सिस्टम 2 नहीं है, नॉन साइक्लिक में 2 और 1 दोनों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसमें इसी तरह से एटीपी बन सकती है। इसके अलावा बैक्टीरिया में अगर आपको याद हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने पढ़ाया था, साइनोबैक्टीरिया में दोनों फोटो सिस्टम होते हैं 1 और 2, पर बैक्टीरिया में ओनली 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है। अब ग्राना में, ग्राना मतलब वही थाइलाकॉइड इकट्ठे हैं, उनमें कौन सा होता है? बनाना मत, आपको मालूम है, अभी अभी हमने दोबारा रिवाइज भी किया था कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है वहां फोटो सिस्टम 1 है और यहां फोटो सिस्टम 2 है, यानी फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों हैं, यानी इसमें नॉन साइक्लिक तरीके से भी एटीपी बन सकती है, साइक्लिक तरह से भी बन सकती है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 है। पर कब बनेगी? सोचो, दिमाग लगाओ, देखो सुनो, आपको मालूम है फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 केवल मैक्सिमम 680 तक की कर सकता है। यानी अगर मैंने 680 या उससे कम की लाइट दी तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, दोनों एक्टिव होंगे, यानी नॉन साइक्लिक तरह से एटीपी बनेगी। पर अगर मान लो मैंने 680 से ज्यादा और 700 से कम की लाइट दी, मैंने 680 से ज्यादा की लाइट दी, मान लो मैंने 680 नैनोमीटर की लाइट दी, तो ये तो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम 680 एब्जॉर्ब करता है, ये एक्टिव नहीं होगा। इस कंडीशन में ये एक्टिव नहीं होगा। हाँ, ये तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तो 700 तक की कर सकता है, तो 690 तो कर ही लेगा, तो ओनली ये एक्टिव हो जाएगा। यानी अगर मोर देन 680 नैनोमीटर की लाइट अवेलेबल है तो ग्राना के अंदर भी ओनली फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा और उस समय केवल साइक्लिक तरीके से एटीपी बन पाएगी। सो इसे कैसे लिखते हैं? बियॉन्ड 680 अगर लाइट है इन ग्राना, ग्राना या थाइलाकॉइड एक ही बात, इन ग्राना when more than 680 nanometer wavelength of light available। आ रहा है सबको? बेसिक समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं रटना, फिजियोलॉजी में रटा तो फिर बात ही क्या हुई। मोर देन 680, इसे एनसीईआरटी ने लिखते हैं बियॉन्ड 680 नैनोमीटर अगर आप लाइट दोगे तो फोटो सिस्टम 2 एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 680 तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके ऊपर वो नहीं पहचानता, चुपचाप बैठा रहेगा। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है इन्वॉल्व, तो ये स्ट्रोमल लैमेली में होगा। बैक्टीरिया वाला पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और ग्राना में ओनली व्हेन बियॉन्ड 680 नैनोमीटर लाइट इज अवेलेबल। अब ये है क्या? एटीपी तो बनेगी, बट व्हाट डू वी मीन बाय साइक्लिक? साइक्लिक का मतलब आ जाओ समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। देखो, मान लीजिए ये फोटो सिस्टम 1 है, ये P700 का मॉलिक्यूल है और ये इसके सारे बच्चे हैं, ऐसे सारी मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर P700, यानी ये फोटो सिस्टम 1 है, ये पूरा फोटो सिस्टम 1 है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ये पूरा फोटो सिस्टम 1 है। अब सबसे पहले सनलाइट आई, सनलाइट एसेसरी पिगमेंट्स पे भी पड़ेगी, रिएक्शन सेंटर पे भी पड़ेगी। ये है फोटॉन्स यानी सनलाइट। एसेसरी पिगमेंट्स भी अपनी लाइट अल्टीमेटली सब रिएक्शन सेंटर को देंगे। यही हमने पढ़ा है, लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होगी बाय पिगमेंट्स, ट्रांसफर कर देंगे लाइट एनर्जी सारी की सारी रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल।
ये एक्टिवेट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स उछलेंगे, खुश होंगे, उनमें लाइट की एनर्जी आ गई है। ऐसा समझो ये इलेक्ट्रॉन्स इस माँ के बच्चे हैं, ये बहुत खुश होंगे, इनके पास थोड़े से पैसे आ गए, एनर्जी आ गई, ये इलेक्ट्रॉन्स उछले, ये घर से भगे। ऐसा समझो इलेक्ट्रॉन्स वो बच्चे हैं जो थोड़े से पैसे आके, लाइट एनर्जी आकर भगे घर से। अब ये संसार बड़ा जालिम है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक मॉलिक्यूल बैठा है उसी मेम्ब्रेन पर, उसने उसे पकड़ लिया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये पहला गुंडा है जिसने पकड़ा, ये पहला गुंडा है। PEA मतलब प्राइमरी, पहला, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने इसे पकड़ लिया, उसी मेम्ब्रेन पर ही है। प्रोटीन्स हैं ये सब, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इलेक्ट्रॉन को बड़ा डर लगा, उसको अपनी माँ की रिएक्शन सेंटर की बड़ी याद आई। लेकिन अब कहाँ, इतना आसान थोड़ी है गुंडों से छूटना। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, दूसरे गुंडे ने पकड़ा, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तीसरे गुंडे ने पकड़ा। यानी ये सारे गुंडे, ये सारे प्रोटीन्स मेम्ब्रेन पे इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज्ड है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ाया था, इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरे ने कैच किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका रिडक्शन हुआ। फिर उसने छोड़ा, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, नेक्स्ट वाले का रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स चल रहा है। इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज्ड है, यानी इसके छोड़ने की क्षमता और अगले के पकड़ने की क्षमता इससे भी ज्यादा, इसलिए उसने पकड़ लिया। अब ये रोने लग जाता है, ये भगवान को याद करता है, हे भगवान मुझे एक बार घर पहुंचा दो, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान बोलते चल ठीक है, तूने पहली बार गलती की है, मैं तुझे घर पहुंचा दूंगा, लेकिन थोड़ी सजा दूंगा ताकि जिंदगी भर याद रखे और घर से ऐसे भागे नहीं, अपनी मां से ऐसे दूर ना जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन घर तो वापस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ आएगा, वो गुंडों से पिटता हुआ आ रहा है। और भगवान बोलते हैं काम कर, ये जो सन की एनर्जी लेकर तू भागा था वो ऊर्जा दे दे, और उस एनर्जी से एडीपी में फॉस्फेट जोड़कर एटीपी बना ली जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस आ रहा है तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी कौन सी एनर्जी है, सन की एनर्जी, सन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में आई और उस एनर्जी को यूज कर एटीपी बना ली गई। एटीपी फॉर्म हो रही है तो फॉस्फोराइलेशन, सन की एनर्जी के कारण हो रही है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इलेक्ट्रॉन वापस घूम के घर आ रहा है, ये साइकिल हो गई है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक का क्या मतलब है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया अप हिल, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा, वो वापस आ रहा है बैक टू P700, यानी अपने रिएक्शन सेंटर पर वापस आ रहा है। बना लो इतना फटाफट से सब लोग। हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप डायग्राम के नीचे भी लिख सकते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो साइक्लिक कह रहे हैं, घर वापस आ गया, साइक्लिक फ्लो। जल्दी से लिखो इतना, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था, जो सन की एनर्जी लेके घर से भागा था, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज साइकल्ड बैक टू P700, यानी फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे वापस आ गया है, बट थ्रू किन से होता हुआ आया है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ। लेकिन हाँ, घर वापस आ गया, भगवान ने इसको घर वापस भेज दिया, इसीलिए साइक्लिक है, साइकल्ड बैक टू P700। और जब ये नीचे आ रहा था तब उसकी एनर्जी से एटीपी बनाइए, जब ये नीचे आ रहा था, लिखो इतना, यानी दिस डाउनवर्ड मूवमेंट, जब उसे वापस भेज रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। कहां से कहां, फ्रॉम एक्सेप्टर, वो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, टू P700, यानी
फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर, दिस रिजल्ट्स इन, इस समय उसकी एनर्जी जो रिलीज होगी उससे हमने फॉस्फेट ऐड करा एडीपी में, रिजल्ट्स इन, और बन जाएगा एटीपी। एटीपी कब बन रही है? जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है उसकी एनर्जी से एटीपी फॉर्म हो रही है, एटीपी। क्या यहां पर NADPH2 बनाया मैंने? नहीं। क्या यहां पे पानी टूटेगा? नहीं, क्योंकि पानी की स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड है, और यहां तो फोटो सिस्टम 2 या तो है ही नहीं या है, पर क्योंकि 680 से ज्यादा की लाइट दी है तो एक्टिव नहीं है, यानी यहां पर नो NADPH2 फॉर्मेशन, नो NADPH2 फॉर्मेशन एंड नो वाटर की स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और अगर वाटर नहीं टूटेगा तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होगी? नहीं, और इसीलिए नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन रिलीज। ना पानी टूटा, ना ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ना NADPH2 बना है, केवल ATP बना है, केवल ओनली ATP फॉर्मेशन, ओनली ATP फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस आ गया है। मजे आ गए? बिल्कुल बेसिक समझा रही हूं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा। अब आइए जरा इन गुंडों के नाम पढ़ लेते हैं। तैयार हैं गुंडों के नाम पढ़ने के लिए? कौन कौन से गुंडे हैं? चल यहां लिखती हूं मैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक बार पूरा नाम लिख देती हूं। इलेक्ट्रॉन जिस चेन से ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आइए एक बार सीखते हैं। ETC। देखो, सबसे पहले रिएक्शन सेंटर, वो तो अलग है, ठीक है, वो अलग है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला था, P700 का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था। पहला गुंडा जो पकड़ता है उसे कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। कहां गया ये? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, इलेक्ट्रॉन यहां गया है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम लिखिएगा, पहला, फर्स्ट, दिस इज आयरन सल्फर प्रोटीन। ये पहला गुंडा है, आयरन सल्फर प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट जो गुंडा है वो है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन नाम से ही समझ में आ रहा है, फेरो मतलब इसमें आयरन होगा, आयरन। ये सेकंड गुंडा है, इसे शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, कैपिटल F स्मॉल d, फेरोडॉक्सिन। इसके बाद इसे दिया जाएगा थर्ड गुंडे को, जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन को शॉर्ट में PQ लिखते हैं, PQ, प्लास्टोक्विनोन। इसके बाद साइटोक्रोम, हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। तो सबसे पहले साइटोक्रोम B6 को दिया जाएगा, B6। इनमें आयरन होता है, फेरोडॉक्सिन में भी आयरन है, साइटोक्रोम में भी आयरन है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट गुंडे को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, वो भी साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम F। जैसे हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम C ये पढ़े थे, यहां पर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F हैं, B6 एंड F। नेक्स्ट गुंडा बड़ा सयाना है, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, साइनिन का मतलब ये है इसमें कॉपर होगा, साइनो वर्ड कॉपर के लिए लगाते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज प्लास्टोसाइनिन। ये सब इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही है, और जब ये ऐसे घूमता हुआ आएगा तो इसकी एनर्जी रिलीज होगी। ये थक गया बेचारा, दुख के मारे घर वापस आ रहा है, और उस ऊर्जा से हमने ATP बनाई है, और इसे वापस रिएक्शन सेंटर को दे दिया जाएगा, बैक टू रिएक्शन सेंटर। ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाएगी।
आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन एंड बैक टू रिएक्शन सेंटर। आयरन सल्फर प्रोटीन का एक और नाम होता है, समझो बहुत आसान है। देखो आयरन सल्फर प्रोटीन क्या कर रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका रिडक्शन है, पैराडॉक्सिन का रिडक्शन हो रहा है, पर उसे रिड्यूस कौन कर रहा है, ये उसे रिड्यूस कर रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट इज रिड्यूसिंग द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, यानी ये फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करता है, तो इसे फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी कहते हैं, FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। आयरन सल्फर प्रोटीन का ही दूसरा नाम है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इसी का नाम है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, अगर आयरन सल्फर प्रोटीन या फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा, और मान लो वो ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ये जरूर दिया होगा, क्योंकि फिर ये अगला हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। तो सीक्वेंस में हमें आना चाहिए। इसकी ट्रिक बताती हूं आपको, मजे आ जाएंगे। देखो ये तो याद हो जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन फिर फेरोडॉक्सिन, ये F फर्स्ट पहले पहले आते हैं। इसके बाद में नन बेवकूफ, नन बेवकूफ, बेस्ट फ्रेंड, बेवकूफ बेस्ट फ्रेंड, नन 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 मतलब बिल्कुल अक्कल नहीं है, बेस्ट फ्रेंड यानी पहले B फिर F, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। नन बेवकूफ बेस्ट फ्रेंड को दिया, नन बेवकूफ बेस्ट फ्रेंड को दिया, और उसके बाद सयाने फ्रेंड को दिया, सयाना यानी साइनिन। तो ये याद रख सकते हो, सयाना यानी साइनिन, सयाना। इसे याद रख सकते हो बेस्ट, इसे याद रख सकते हो फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। पर अभी बेस्ट फ्रेंड कैसा है, बेवकूफ, नन बिल्कुल अक्कल नहीं है, नन नन बेवकूफ। तो आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन, बेवकूफ फ्रेंड यानी प्लास्टोक्विनॉन, नन नन, बेस्ट फ्रेंड यानी साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, फिर सयाना यानी प्लास्टोसाइनिन, और सयाने ने उसे अपने घर पहुंचा दिया। मजे आ गए, एक एक शब्द समझ में आ गया। NADPH2 नहीं बना है, पानी नहीं टूटा है, O2 रिलीज नहीं हुआ है, बट ATP बन गई है, साइक्लिक तरीके से ATP बन गई है। आइए आगे बढ़े। इसे अप हिल बोलते हैं, इसे डाउन हिल बोलते हैं, हमेशा ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। चलो आ जाओ, पहले मैं इतनी NCERT दिखाती हूं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉन साइक्लिक वाला। चलिए, तो लाइट रिएक्शन जो है, यहां पर डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, ये स्ट्रोमल लैमेली और ग्राना की मेम्ब्रेन में होगा, मेम्ब्रेन पार्ट में होगा। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर ये सारी लाइट एनर्जी रिएक्शन सेंटर को दी जाएगी। क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन उछलेगा, इसे फोटोफिजिकल फेज बोल सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में पानी टूटेगा, लाइट के कारण ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, जिससे हाई एनर्जी की ATP बनेगी, जो बन गई है। NADPH2 अभी बनाना मैंने नहीं सिखाया है। इस ATP और NADPH2 को यूज करके खाना बनाएंगे। खाना बनाने को बोलते हैं एसिमिलेशन, फूड सिंथेसिस को, यानी ये दोनों कहलाती है एसिमिलेटरी पावर। आ जाओ लिख लेते हैं यहां पर, ये दोनों कहलाते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। लिख लीजिए, एसिमिलेटरी पावर क्यों है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से फूड बनेगा। दे आर एसिमिलेटरी पावर्स, राइट। चल आगे देखें, आइए क्विकली सब कुछ रिवाइज करते हैं। नाउ बायोसिंथेटिक फेज या डार्क फेज या कार्बन साइकिल, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, मैं पहले लिखवा चुकी हूं। अब यहां पे CO2 फिक्स होगा, यानी CO2 रिड्यूस होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होंगे और कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। ये यूज करेंगे ATP और NADPH को, जो प्रोड्यूस होंगे लाइट फेज में। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को ये यूज करेगा। ये स्ट्रोमा में होगा और बहुत सारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होंगी, इनमें एंजाइम्स लगेंगे जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हम स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। ये लाइंस अभी समझ में नहीं आएंगी। नाउ ये देखिए, ये
4 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर स्प्लिट हुए, चलो अपन इसको छोड़ दो ना, 4 क्यों, अपन तो 2 से ही काम हो जाएगा, तो अपन ये रिएक्शन छोड़ देते हैं, इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाता है। ये देखो, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे तो 2 2 4 हाइड्रोजन एटम है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, और O2 यानी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो H2O से अगर एक पानी टूटेगा तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स और आधा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ये बात अभी समझ नहीं आएगी। नाउ वाटर की स्प्लिटिंग PS2 से रिलेटेड है। पानी जब टूटेगा, एक पानी टूटेगा ये कह रहे हैं, तो इससे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एक एटम निकलेगा। इन्होंने लिखा है 2 प्रोटॉन ऑक्सीजन एटम, ये तो करेक्ट लिख दिया है, इसे इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, एक्चुअली क्या होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीजन रिलीज होगा विच इज वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये लाइन अभी समझ नहीं आएगी। नाउ यहां पर ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है PS2 के साथ जुड़ा हुआ, ये फिजिकली कहां पर है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पर है, यानी टुवर्ड्स द ल्यूमन। इसीलिए जो भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हो जाएगा, बताऊंगी, जो भी प्रोटॉन या ऑक्सीजन बन रहा है वो कहां रिलीज होगा, एनसीईआरटी पूछती है, ल्यूमन में रिलीज होगा, ना कि आउटर साइड पर रिलीज होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। कुछ लाइंस अभी आपको समझ नहीं आई हैं, वो अभी थोड़ी देर में समझ आएंगी ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉन्ड एनर्जी के रूप में एटीपी के बॉन्ड्स, फॉस्फेट फॉस्फेट के बॉन्ड में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एटीपी कैरी करती है इस एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड्स में, वो जो सन की एनर्जी है, कैसे, एक सिखाया आपको ना। एटीपी जिस प्रोसेस से सिंथेसाइज होती है उसे फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी हुआ था ऑक्सीडेटिव, और ये क्लोरोप्लास्ट में भी होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। पर्टिकुलरली फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये दो तरह से हो सकती है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। आइए पहले साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक ये स्ट्रोमल लैमेली में होगा, ओनली फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल है, या ग्राना में आप मोर देन 680 नैनोमीटर की लाइट दे दो तो ये काम करेगा ना। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हुआ, यानी एनर्जी मिली क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हुई है, वो बाहर निकला रिएक्शन सेंटर P700 से। ये इलेक्ट्रॉन पास होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम के थ्रू, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा रिटर्न्स टू रिएक्शन सेंटर, तभी तो इसे साइक्लिक कह रहे हैं। जब ये नीचे आएगा डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, एक्सेप्टर से लेके वापस अपने घर P700, उस समय पर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कोई भी NADPH2 नहीं बना है। NADPH2 वही तो हाइड्रोजन CO2 को देगा, यानी हाइड्रोजन CO2 को देगा तो CO2 रिड्यूस होगा, यही पढ़ा है ना, CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, तो CO2 को ये रिड्यूस करवाएगा, यानी इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर। तो ATP NADPH2 दोनों को एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं क्योंकि वो खाना बनाएंगे, और NADPH2 को पर्टिकुलरली रिड्यूसिंग पावर बोलेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम 13.6, लाइट है, लाइट पड़ी क्लोरोफिल P700 पे, अल्टीमेटली सारी लाइट पहुंची रिएक्शन सेंटर पे, ये इलेक्ट्रॉन उछला, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन ने पकड़ा, वहां से पैराडॉक्सिन पे आया, वहां से नन बेवकूफ प्लास्टोक्विनॉन पे आया, बेस्ट फ्रेंड यानी साइटोक्रोम B6 फिर F पर आया, फिर सयाना यानी प्लास्टोसाइनिन पर आया, और उसने इसे वापस फाइनली अपने घर पहुंचा दिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू वापस घर आ गया, पर इस समय उसको थोड़ी पनिशमेंट दी गई है, उसकी एनर्जी यूज करी और एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाया और उस एनर्जी को स्टोर कर दिया इस बॉन्ड में, यानी एटीपी बन गई। ये पूरा फोटो सिस्टम 1 है, ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 का यहां पे कोई काम नहीं है, राइट। ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूं। स्ट्रोमल लैमेली में ये नहीं होगा क्योंकि उसमें ना तो फोटो सिस्टम 2 है, ये अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। चल ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूं, आप ध्यान से देखो अब एनसीईआरटी की लाइन, when only photosystem 1 is functional, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में घूमेगा और फॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी बनाएगा ड्यू टू साइक्लिक फ्लो, साइक्लिक मतलब वापस घर आ जाएगा। ये स्ट्रोमल लैमेली में होगा,
या क्योंकि स्ट्रोमल लैमेली में PS2 और NADP रिडक्टेज अभी समझ आएगा, और या ये ग्राना की मेम्ब्रेन में भी होगा जिसमें दोनों फोटो सिस्टम है, बट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की जब लाइट दोगे तो केवल फोटो सिस्टम 1 एक्टिव होगा। नाउ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये अभी समझ नहीं आएगा, ये साइकल्ड बैक वापस आ जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ, और इस दौरान डाउनवर्ड मूवमेंट में ATP का सिंथेसिस होगा ओनली, NADPH2 रिड्यूसिंग पावर नहीं बनेगी। ये तब पॉसिबल है जब मोर देन 680 नैनोमीटर की लाइट दोगे तो ही ग्राना के अंदर ये घटना घटेगी। 680 से कम की दोगे तो फोटो सिस्टम 2 भी एक्टिव हो जाएगा, वहां पर नॉन साइक्लिक तरह से बनेगी, जो मैं सिखाऊंगी। एक एक वर्ड समझ में आया NCERT का? अभी आपको ये लाइन समझ में नहीं आई है एक तो, और एक वाटर वाली कुछ लाइन समझ में नहीं आई है, उन्हें मैं अभी सिखाऊंगी आपको। तो NADPH2 को हम लिख देते हैं, ये रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर। लेट मी राइट, दिस इज द रिड्यूसिंग पावर। NADPH2 इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन देगी और CO2 को रिड्यूस करवाएगी। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? NADPH2। एक बात और समझ लो, NADPH2 लिखो चाहे आप, और चाहे आप NADPH प्लस H प्लस लिखो, एक ही बात, 2 हाइड्रोजन हो गए। देख कैसे भी लिख लो, वो अपन कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर जगह पर हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था, NADH2 लिखो, NADH प्लस H प्लस लिखो, या सिंपल NADH भी लिख देते हैं कई बार, वो एक ही बातें हैं। मजे आ गए? चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चल हेडिंग डालो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब यहां भी ATP बनेगी सनलाइट से, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन घर वापस नहीं आएगा। तू आजा घर परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तो वो घर आ गया था, परदेसी नहीं, उसका बेटा इलेक्ट्रॉन, पर साइक्लिक में यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सब सिखाऊंगी। जल्दी से हेडिंग लिखो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। चलिए अब यहां पे 2 सिस्टम्स काम करेंगे, यानी इसमें बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होंगे। और क्योंकि फोटो सिस्टम 2 स्ट्रोमल लैमेली में तो होता ही नहीं है, तो नॉट अकर्स इन, इस तरह से ATP कभी नहीं बन सकती है स्ट्रोमल लैमेली में, कभी नहीं बन सकती। एक तो ये साइनोबैक्टीरिया में होगा, बैक्टीरिया में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है, पर साइनोबैक्टीरिया में दोनों होते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें दोनों बोथ फोटो सिस्टम्स होते हैं, तो इसमें हो सकता है, ये होता है, इस तरह से ATP बनती है। बैक्टीरिया में साइक्लिक तरह से बनती है, इसमें नॉन साइक्लिक तरह से बनती है। और एक इन ग्राना व्हेन अप टू 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन, 680 तक के देंगे तो आपको मालूम है फोटो सिस्टम 2 भी एब्जॉर्ब कर लेगा और 1 भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और दोनों एक्टिव हो जाएंगे। 680 नैनोमीटर तक की दोगे तो ग्राना की मेम्ब्रेन में होगा, बट स्ट्रोमल लैमेली में कभी नहीं हो सकता, बिकॉज इट लैक्स फोटो सिस्टम 2 एंड, ये अभी बताऊंगी, अभी समझ नहीं आएगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। यानी बैक्टीरिया में साइक्लिक, साइनोबैक्टीरिया में नॉन साइक्लिक, स्ट्रोमल लैमेली में ओनली साइक्लिक तरह से ATP बन सकती है, ग्राना में दोनों तरह से बन सकती है। अगर 680 तक की दी तो नॉन साइक्लिक, 680 से ज्यादा की दी ओनली फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल हुआ
तो नॉन साइक्लिक। साइनोबैक्टीरिया में भी ऐसे ही होता है 680 तक या उससे ज्यादा। एनीवेज, अब यहां पे दो फोटो सिस्टम सीरीज में काम करेंगे, तो यहां पे when two photo systems work in a series, पहले फोटो सिस्टम 2 काम करेगा, फर्स्ट फोटो सिस्टम 2, अभी दिखाती हूं आपको, देन फोटो सिस्टम 1। तो दो फोटो सिस्टम वर्क करेंगे, दो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 एक सीरीज में, और इससे एटीपी फॉर्मेशन होगा, तो हम इसे नॉन साइक्लिक कहेंगे। एटीपी ही नहीं स्टूडेंट्स, यहां पर NADPH2 भी फॉर्म होगा, मैं अभी बताऊंगी। रिड्यूसिंग पावर, NADPH2 बोलो, NADPH बोलो, NADPH प्लस H प्लस बोलो, सब एक ही बात है। यहां पे पानी भी टूटेगा क्योंकि फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है, सो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होगी, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा, और अगर पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज भी होगा, ऑक्सीजन रिलीज भी होगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है, कैसे होगा आ जाओ समझते हैं। मजे आ रहे हैं, करें, कंटिन्यू करें, चलिए आइए। अब फुल पेज ले लो, एक नया पेज, समझते हैं, बहुत इजी है। सपोज करो ये फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, थोड़ा सा इधर बना देती हूं, रुको। ये फोटो सिस्टम 2 है, यानी ये P680 का मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर है ये, रिएक्शन सेंटर, ये इसके एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसे मैं ऐसा लिख देती हूं कि ये पूरा है, एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिखा है, फोटो सिस्टम 2। दूसरी तरफ मेम्ब्रेन पर ही यहां कहीं पर सपोज फोटो सिस्टम 1 है, यानी P700 का मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर, ये इसके एसेसरी पिगमेंट्स हैं। अब आप सब जानते हो, आप सब इंटेलिजेंट हो पूरे, और ये फोटो सिस्टम 1 है, मान लो पूरा, ऐसा दिखाते हैं पूरा। अब ये हमारे सूरज भैया हैं, सन। अब सन ऐसा थोड़ी ना है केवल फोटो सिस्टम 2 को ही लाइट देगा, सन की लाइट तो सब पे पड़ेगी। तो ये सपोज सन की लाइट इन पर भी पड़ रही है, और सन की लाइट वहां भी पड़ेगी, तो मैं दो सन नहीं बना रही हूं क्योंकि सन तो एक ही है, इस पर भी पड़ रही है। ये लाइट है, फोटोन, फोटोन, ये लाइट है। अब सुनो, मजे आएंगे कहानी में। जैसे ही सन की लाइट पड़ी, ये फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हुआ और इसके इलेक्ट्रॉन्स भागे, पैसा मिल गया, ये घर से भागे, ये सुधर नहीं रहे हैं, ये घर से भागे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स भागे, मान लो, जालिम संसार है। फिर से इसे किसी ने पकड़ा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा, और इस गुंडे ने इसको आगे भेजना चालू करा। लो तुम कैच करो, कैचम कैच खेलना शुरू करी। ये इलेक्ट्रॉन फिर रोया, ए भगवान जी प्लीज मुझे घर वापस पहुंचा दो, आपने पिछली बार भी पहुंचाया था, मैं कभी घर से वापस नहीं भागूंगा। भगवान ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारी बहुत मदद कर दी, मैंने तुम्हें पिछली बार घर पहुंचाया था, तुम फिर भाग गए। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ जरा अपने घर जाकर देखो, अगर तुम्हें वहां जगह मिल जाए खाली तो तुम रह जाना। ये अपने घर आता है, ये चुपके से क्या देखता है, मेरी मम्मी ने तो दूसरे बच्चे गोद ले लिए, ये कलयुग है, मम्मी ने दूसरे बच्चे ले लिए। कौन से बच्चे लिए, आ जाओ समझो। ये फोटो सिस्टम 2 है ना, फोटो सिस्टम 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ल्यूमन की तरफ, उसने पानी को तोड़ा, पानी को तोड़ा, यानी पानी का हुआ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, इसे वाटर का ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो पानी का हुआ ऑक्सीडेशन, पानी टूटा, 2 हाइड्रोजन निकले, यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन एटम निकला। मम्मी ने इन बच्चों को गोद ले लिया, बोला मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, तुम लोग मेरे घर आ जाओ, मैं अब उन्हें वापस घर नहीं आने दूंगी। कलयुग है, इसीलिए घर से नहीं भागना है ऐसे। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने पानी वाले इलेक्ट्रॉन्स गोद ले लिए, पानी वाले इलेक्ट्रॉन्स, वाटर के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो फोटो सिस्टम 2 के अंदर घुस गए। अब ये इलेक्ट्रॉन घर वापस नहीं आ सकते, दे कैनॉट कम बैक, नो दे कैनॉट कम बैक।
ये इलेक्ट्रॉन्स अब घर वापस नहीं आ सकते। अभी बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ये बोलते क्या करें यार, तो ये बैठे बैठे सोचते, तो इन्हें याद आता है हमारी तरह और भी तो शरारती बच्चे हैं, वो भी तो घर से भागे होंगे, उनकी मम्मी भी तो गोद लेने की सोच रही है। इन्हें याद आता है यार फोटो सिस्टम 1 की मम्मी पानी नहीं तोड़ सकती, यानी वो बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकती, हम उनके घर में चले जाते आंटी 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 करके। तो यहां जब लाइट पड़ी तो इसका बच्चा भी तो भागा है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स भागे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो भागे हैं, ये भागे। मान लो 2 की कहानी सिखाती हूँ। तो बोलते चल यार अपन तो उनके घर में घुस जाते हैं, सबसे बढ़िया उनके घर में घुस जाते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं घुस सकते हो, तुमको थोड़ी सजा तो दूंगा मैं, तुम जो सन की एनर्जी लेके भागे हो ना, थोड़ी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, मैं उससे एटीपी बनाऊंगा। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां घुस गए, यहां घुस गए, लेकिन ये गुंडों से होते हुए पहुंचे हैं, गुंडों से होते हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम से होते हुए, और अपनी एनर्जी दी इन्होंने अपनी एनर्जी दी, इन्होंने बात मानी है, और उस एनर्जी को यूज करके वही एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी भी बनाई गई है। कहानी में क्या हुआ है, यहां पर फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में एंटर हो गया। क्यों? क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के पास वाटर की स्प्लिटिंग वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही है, इसीलिए मैंने 1 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से 1 में घुस रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है, ये अप हिल है, ये डाउन हिल है, तब इसने एनर्जी दी, उससे एटीपी बन गई। तो ये बच्चे तो सेटल हो गए, ये मम्मी को भी बच्चे मिल गए और इस वाली मम्मी को भी बच्चे मिल गए, ये बच्चे भी खुश हैं, ये मम्मी भी खुश है, ये बच्चे भी खुश हैं, ये मम्मी भी खुश है। लेकिन इन बच्चों का क्या? ये भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये भगवान एक बार हमें घर वापस जाने दो। भगवान बोलते सॉरी मैं घर नहीं भेज सकता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे घर में तो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हारी मम्मी ने गोद ले लिया। अब इन्हें भी पकड़ता है, जालिम संसार है, तो इन्हें भी पकड़ा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? वही आयरन सल्फर प्रोटीन। उन्होंने इसको आगे भेजा पैराडॉक्सिन के पास, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये घर तो वापस आ नहीं सकते, क्योंकि इनकी मम्मी ने तो गोद ले लिया है फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को। ये बेचारे बड़े रोते रोते घूम रहे होते। तो वहां रास्ते में इन्हें NADP मिलता है। कौन मिलता है बेटा? NADP। NADP बोलो या NADP प्लस बोलो, एक ही बात, हाइड्रोजन नहीं लगाया अभी, NADP मिलता है। NADP बोलते क्या बात हो गई है? तो ये बोलता है यार मेरे घर में मेरी मम्मी ने फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को अडॉप्ट कर लिया। बोला क्यों? उनको बोलो अपने घर जाएं। बोला नहीं, उनकी मम्मी ने वाटर के इलेक्ट्रॉन्स को अडॉप्ट कर लिया, तो मैं क्या करूं? तो NADP बोलता है भैया तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी ने निकाल दिया, वो तुमको वापस लेंगी नहीं, तुम एक काम करो। अब सुनना ये क्या काम कराएगा, सुनना। NADP कहता है देखो भाई तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो, तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो। तो ये पूछता है तुम क्या करोगे इलेक्ट्रॉन्स का? बोला देखो मैं 2 प्रोटॉन कहीं से जुगाड़ लूंगा। कहां से? अभी मैं, आकांक्षा मैम अगली क्लास में बताएगी। तो मैं 2 प्रोटॉन मैं जुगाड़ लूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन तुम लेकर आए हो मुझे दे दो। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन यानी 2 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे, यानी 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा NADPH2, यही तो है, 2 हाइड्रोजन एटम ही तो चाहिए। 2 हाइड्रोजन एटम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन चाहिए, तो तुम मुझे दे दो ये सब कुछ। तो कम से कम तो कुछ पुण्य का काम कर लो, तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, तो तुम घर से भागोगे नहीं, कुछ अच्छा काम करके मरो। खत्म तो होना, ये कभी ना कभी तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी, जो पैसा लेके भागे हो सन की एनर्जी कभी तो खत्म होगी। तो ये बोलता है अब क्या करें यार चलो ठीक है ठीक है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, 2 प्रोटॉन्स ये अपने अरेंज करेगा, अगली क्लास में सीखेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 बोलो या NADPH+H+ बोलो, कुछ भी बोलो, यानी यहां पर ये रिड्यूसिंग पावर भी बन गया, ATP भी बनी है और NADPH2 भी बना है।
साइक्लिक में केवल एटीपी बनी थी, नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड NADPH2 दोनों बने हैं। साइक्लिक में वाटर नहीं टूटा था, O2 रिलीज नहीं हुई थी, यहाँ पे वाटर भी टूट रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। यही तो हमने कहा था, वाटर भी टूट रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, एटीपी भी बन रही है और NADPH2 भी बन रहा है। साइक्लिक में ओनली एटीपी बनी थी, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर एंजाइम कौन सा लगेगा? NADP को। देखो NADP का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, रटना नहीं है। NADP में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी NADP का रिडक्शन हो रहा है। NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH2। NADP का रिडक्शन हो रहा है, यानी एंजाइम कौन सा लगेगा? NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। पर कौन रिड्यूस करवा रहा है? फेरोडॉक्सिन हेल्प कर रहा है। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इस एंजाइम का पूरा नाम अब मैं लिखती हूं। इसका पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये NADP को रिड्यूस कराएगा, तो NADP रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम लगेगा? NADP रिडक्टेज। इसका पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, क्योंकि फेरोडॉक्सिन की भी ये हेल्प ले रहा है। अब मैं आपको बताती हूं, NCERT में इसको लिखा है FNR, अगली क्लास में दिखाऊंगी। पूरी NCERT की थ्योरी में कहीं FNR का फुल फॉर्म नहीं दिया, केवल एक जगह डायग्राम में FNR लिखा है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता होता। ये एंजाइम का नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, FNR। मजे आ गए? अब मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगी जो आपको नहीं पता। यही तो हमने कहा कि स्ट्रोमल लैमेली में ना तो फोटोसिस्टम 2 है और ना NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, इसीलिए स्ट्रोमल लैमेली में नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता। आया समझ? चलो आ जाओ, ये वर्ड्स देखो पहले जो मैंने कहा कि अभी आपको समझ नहीं आएंगे, उन्हें देखो पहले। देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो, हाउ डज फोटोसिस्टम 2 कंटिन्यूअसली सप्लाई इलेक्ट्रॉन? फोटोसिस्टम 2 से लगातार इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पानी के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। Electrons removed from photosystem 2 must be replaced, and they are replaced by, this is achieved by electrons available due to splitting of water. पानी के टूटने से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस कर रहे हैं। आगे मजे? चल अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 से रिमूव हुए हैं उन्हें रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। तो 1 के इलेक्ट्रॉन्स को 2 के इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस करते हैं, 2 के इलेक्ट्रॉन्स को वाटर के इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस करते हैं। मजे आ गए? समझ में आ गया? हर लाइन NCERT की समझ आ गई? चल अब ये वर्ड देखो, अब समझ आएगी ये लाइन। स्ट्रोमल लैमेली में NADP रिडक्टेज भी नहीं है, फोटोसिस्टम 2 भी नहीं है। ये देखिए ध्यान से, ये देखो NCERT की लाइन देखो, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक की बात कर रहे हैं, ये सब साइक्लिक की बात कर रहे हैं। फोटोसिस्टम 1 से, उसमें 1 ही इन्वॉल्व है, डज नॉट पास टू NADP+। यहां क्या हो रहा है? नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन उछला है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फेरोडॉक्सिन के पास गया, फिर हमने उसे पास ऑन कर दिया NADP+ में। पर साइक्लिक में फोटोसिस्टम 1 से जो उछला वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर फेरोडॉक्सिन, फिर बेवकूफ प्लास्टोक्विनॉन, बेस्ट फ्रेंड साइटोक्रोम B6F, सयाना प्लास्टोसाइनिन, और वापस घर आ रहा है। यहां ऐसा नहीं हुआ। अब ये लाइन समझ में आ गई अच्छे से? हर वर्ड समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। सो नॉन साइक्लिक में 2 फोटोसिस्टम सीरीज में वर्क कर रहे हैं। पहले फोटोसिस्टम 2 बनाया है, बाद में फोटोसिस्टम 1 बनाया है। ठीक है, नाउ यहां पे ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा एक्साइटेड रिएक्शन सेंटर ऑफ
फोटो सिस्टम 2 से। पहले एक्साइटेड हुआ, अप हिल गया, फिर नीचे आएगा डाउन द चेन, और कहां घुस जाएगा? फोटो सिस्टम 1 में। जब 2 से 1 में घुस रहा है उस समय पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इससे एटीपी बनेगी। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी। 2 से जब 1 में जा रहे थे तभी तो एटीपी बनी है। So 2 photo system work in a series. First photo system 2, then photo system 1. ये आपस में इंटरकनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इंटरकनेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो दिखाती हूं आपको, फिर से दिखाती हूं आपको, दोनों सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 आर इंटरकनेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आइए अब इस बात को लिख लेते हैं हम। दो photo system work in a series, this and this, and these photo systems are interconnected by electron transport chain. आ गए? मजे आ गए? ठीक है। और क्या लिख सकती हूं मैं यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 इजेक्टेड फ्रॉम, जो बाहर निकले हैं फोटो सिस्टम 1 आर रिप्लेस्ड बाय, क्या लिखूं? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स ने रिप्लेस किया है फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। पानी के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उन्होंने रिप्लेस किया है फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1 के इलेक्ट्रॉन्स को 2 ने रिप्लेस किया और 2 के इलेक्ट्रॉन्स को पानी वाले इलेक्ट्रॉन्स ने रिप्लेस किया। इतना समझ आ रहा है? अभी धीरे 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 और बढ़ेंगे आगे। चलिए आ जाओ, एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने घर वापस नहीं आ रहा, साइक्लिक मूवमेंट नहीं हो रहा, सिंस द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न टू फोटो सिस्टम 2। ना फोटो सिस्टम 1 वाला घर आ रहा है, ना फोटो सिस्टम 2 वाला घर आ रहा है, इसीलिए इसे नॉन साइक्लिक बोलेंगे ना। ध्यान से देखिए, जब फोटो सिस्टम 1 लाइट एब्जॉर्ब करेगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन उछलेगा, तब रिड्यूसिंग पावर NADPH2 बनेगा। तो जब 2 से 1 में आ रहा है तब ATP बनती है, और 1 वाला जो रिलीज हुआ है उसे हमने दिया है NADP को और उससे NADPH2 बनाया है। दिस इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। यानी इसमें ATP भी बन रही है और NADPH2 भी बन रहा है। बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन नॉन साइक्लिक। अच्छे से समझ में आ रहा है? एक एक वर्ड बाय वर्ड समझ आ रहा है? अभी ये दिखाती हूं, 1 सेकेंड। देखो कैसे लिखा है, ध्यान से देखो। इन फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर की रेड लाइट। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए, जंप करेंगे ऊपर की तरफ, इन्हें पिकअप करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भेजेगा। अभी बताऊंगी, इसमें साइटोक्रोम्स भी होंगे। ये अप हिल गए, अब जब ये नीचे आएंगे डाउन हिल, डाउनवर्ड, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स लगातार चल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट यूज्ड अप। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलेंगे, अब उन्हें हम फोटो सिस्टम 1 में पास कर देंगे। तो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन नीचे डाउन हिल आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए फोटो सिस्टम 1 में घुस जाएंगे। सिमिलरली उसी समय पर साइमल्टेनियसली फोटो सिस्टम 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक्साइटेड होंगे। 700 नैनोमीटर तक की लाइट वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो भी एक और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को दे दिया जाएगा। ऑफ कोर्स उसका रेडॉक्स पोटेंशियल हायर होगा, ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल वाला ही कम वाले से पकड़ता है। नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से नीचे आएंगे डाउनहिल, इस समय उन्हें NADP को दे दिया जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स NADP को रिड्यूस करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होगा NADPH2 बनाने के लिए।
डाउन हिल, अप हिल, सब कुछ समझ में आ रहा है। 2 से 1 में डाउन हिल आ रहा है, एटीपी बन रही है। पैराडॉक्सिन से डाउन हिल आ रहा है, तब एनएडीपी को ये रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। यानी देखो पूरी स्कीम क्या है, ध्यान से मार्क करो एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रॉन कहां से शुरू हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 से ऊपर उछला, अप हिल, एक्सेप्टर के पास गया, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया फोटो सिस्टम 2 से, फिर आया डाउन हिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन घुस गया फोटो सिस्टम 1 के पास। इस समय पर एटीपी बनी है। फोटो सिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है अगेन एक एक्सेप्टर को, वही आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर गया पैराडॉक्सिन, अब ये भी डाउन हिल आ रहा है, डाउन हिल, एनएडीपी को दिया और एनएडीपी को रिड्यूस कर दिया है, NADPH2 या H+, कुछ भी कह सकते हैं। इसका शेप देखो, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं केवल, अप डाउन, ऐसा बन रहा है। ये ऊपर गए 2 से 1 में घुसे, 1 वाला निकला और फिर इसने NADP बना दिया। वैसे तो इंग्लिश का N दिख रहा है, पर साइंटिस्ट ने शायद यहां से देखा होगा, इन्हें Z दिखा, इसे Z स्कीम बोलते हैं, Z स्कीम, शेप के कारण से। ये शेप क्यों बना, क्योंकि ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व करियर्स हैं, ये सब एक सीक्वेंस में अरेंज है रेडॉक्स पोटेंशियल के। एक फेंक रहा है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा पकड़ रहा है, फिर वो फिर रिलीज कर रहा है, अगला पकड़ रहा है, इसीलिए ये शेप बना है। तो इसे पूरे को बोलते हैं Z स्कीम, Z स्कीम। वैसे तो N जैसा दिख रहा है, पर कहते हैं इसे Z स्कीम। आइए कॉपी में लिखिए मेरे साथ इस डायग्राम को, अब मैं कंप्लीट करूंगी। दिस इज Z स्कीम, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, Z स्कीम। और Z स्कीम क्यों बोल रहे हैं, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक, एक पर्टिकुलर शेप जो बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक शेप, इस कारण कह रहे हैं शेप। मार्क करा सबने एनसीईआरटी में मेरे साथ में, ये देखो, ये और ये, इसे Z कह रहे हैं, Z। अच्छे से समझ में आया, कहां होगा, कब होगा। साइक्लिक में ओनली एटीपी बन रही है, नॉन साइक्लिक में एटीपी, NADPH2 जो रिड्यूसिंग पावर है, प्लस वाटर की स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन की रिलीज, ये सब कुछ हो रहा है। साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 और 1 सीरीज में काम कर रहे हैं। 2 वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करेगा वाटर स्प्लिटिंग का इलेक्ट्रॉन, और 1 वाले को रिप्लेस करेगा 2 का इलेक्ट्रॉन। ये अप हिल है एक्साइटेड, ये डाउन हिल है ETC से, इस समय पर एटीपी बनेगी। ये अप हिल है, ये फिर डाउन हिल है, इस समय NADP को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके उसे रिड्यूस करेंगे NADPH2 या NADPH+H+ में। एक एक शब्द समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड। अब यहां कौन से चेन में क्या आता है, आ जाओ उसको लिखते हैं। इस चेन में क्या आएगा, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं। 1 तो हमने देख लिया था अभी। इसमें फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है पियोफाइटिन। पियोफाइटिन एक मॉलिक्यूल है, पियोफाइटिन, इसे शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं। फोटो सिस्टम 1 का कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन, बट इसका कौन है, पियोफाइटिन। पियोफाइटिन, यहां से इलेक्ट्रॉन, अब पैराडॉक्सिन हटा दो, दोनों आयरन सल्फर प्रोटीन हटा दो, पैराडॉक्सिन हटा दो, वो F से शुरू होता है, F मतलब फर्स्ट, यानी वो फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम 1 से रिलेटेड है। बाकी चारों दोस्त लिख दो, चारों दोस्त मतलब प्लास्टोक्विनॉन, बेवकूफ, फिर साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F और फिर प्लास्टोसाइनिन। ये सारे फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। ये फोटो सिस्टम 2 की चेन है। फोटो सिस्टम 1 में, मैं यहीं पे दोबारा लिख देती हूं याद दिलाने के लिए, फोटो सिस्टम 1 में आयरन सल्फर प्रोटीन या पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और उसके बाद था पैराडॉक्सिन, और फिर ये सब कुछ था सारा। सिर्फ याद कराने के लिए लिखवा रही हूं ताकि आपको कंपैरिजन सामने ही मिल जाए।
साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन। ये होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटो सिस्टम 1। ये 1 में होती है, पर यहां पर 1 में ये सबका काम ही नहीं आया है ना। अभी बताती हूं यहां क्या होगा। ये सिर्फ आपको कंपैरिजन के लिए लिखवाया है, ओनली फॉर कंपैरिजन, ओनली फॉर कंपैरिजन, ताकि याद रहे। ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछते हैं। कैसे याद रखोगे? 1 का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट मतलब F, तो इसमें आयरन वाले दोनों होते हैं, FF। बाकी इतना पार्ट देखो सेम है, इतना पार्ट देखो सेम है, ये सारा सेम है। इसमें ये अलग है, इसमें ये दो अलग है। यहां क्या कहानी हो रही है? आ जाओ उसको लिखते हैं, आपको मजे आ जाएंगे। देखो यहां क्या कहानी हो रही है। सबसे पहले पानी टूट रहा है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, लिखो मेरे साथ। वाटर स्प्लिट होके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है? फोटो सिस्टम 2 के पास, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 से वो कहां जाएगा? पियोफाइटिन के पास। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब वो जो ETC अपन कह रहे हैं, मतलब प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन, यही तो हमने पढ़ा है। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये पूरी है। एक्चुअली तो ये पूरी है, पूरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। ये जो बनाया है ना मैंने ऐसे करके, देख लो फिर से, इसकी बात कर रही हूं मैं। ये क्या है? अब मैं लिख देती हूं, दिस इज एक्चुअली पियोफाइटिन। इसके बाद प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन, पर इस सयाने ने इसे 1 में पहुंचा दिया, यानी ये कहां पहुंच जाएगा? अब ये पहुंचेगा फोटो सिस्टम 1 के पास। यही इलेक्ट्रॉन की कहानी चल रही है। सपोज मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात करती हूं, क्योंकि 1 वाटर तोड़ा है मैंने। अब यहां से उछलेगा तो ये पहुंचा आयरन सल्फर प्रोटीन, जो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है 1 का, ये 2 का था। इसके बाद ये पहुंचा फेरेडॉक्सिन। अब ये आगे नहीं गया, दोबारा प्लास्टोक्विनोन वगैरह पे नहीं गया, सीधे इस इलेक्ट्रॉन को NADP को दे दिया और उसे रिड्यूस कर दिया NADPH2 या NADPH+H+, एक ही बात है, इसे रिड्यूस कर दिया। प्रोटॉन का जुगाड़ कैसे होगा अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस दौरान जब ये जा रहा था तब ATP बनी है, फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बनी और इलेक्ट्रॉन में सन की एनर्जी है, इसीलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है और यहां पर अल्टीमेटली रिड्यूसिंग पावर बन रहा है NADPH2, और यहां पर पानी टूट रहा है जिससे ऑक्सीजन रिमूव होगा। पूरी स्कीम समझ में आई? पानी के टूटने वाले इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 पे गए, 2 के इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा, ये टप्पे खाते हुए 1 पर पहुंच गए। 1 का इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ वो NADP को देकर NADPH2 बना लिया। पूरा अच्छे से समझ में आया एक्चुअली क्या घटना घट रही है, और ये पूरा Z स्कीम कहलाएगा। मजे आ गए? अच्छे से एक एक वर्ड समझ में आया? जल्दी से लिखो। सो दिस होल स्कीम, क्या क्या हुआ इस स्कीम में? इस होल स्कीम में सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, अपहिल गए हैं एक्सेप्टर के पास। क्या हुआ है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 2। ये ऊपर उछले, ऊपर जाने को बोलते हैं अपहिल। सो अपहिल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ये कौन सा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है? ये है पियोफाइटिन। उसके बाद ये नीचे आए हैं, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन, डाउन, ये नीचे आए हैं। नीचे कहां पर आए हैं? ये पहुंचे हैं
फोटो सिस्टम 1 के पास में, डाउन। फिर फोटो सिस्टम के 1 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। इन्हें किसने पकड़ा? एक और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ने, पर ये डिफरेंट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, डिफरेंट, ये सेम नहीं है। ये कौन सा है? ये आयरन सल्फर प्रोटीन है। सो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, यानी ये सेम नहीं है। फोटो सिस्टम 2 में पकड़ा था थियोफाइटिन ने, जिसको फिर उसने प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और फाइनली फोटो सिस्टम 1 को दे दिया था। और इसे पकड़ा है आयरन सल्फर प्रोटीन ने, और उसके बाद ये पहुंचेगा पैराडॉक्सिन के पास में। फिर ये डाउन हिल आएंगे, फिर ये नीचे आएंगे। एक्साइटेशन मतलब ये फिर से ऊपर गया था, अप हिल, अब ये फिर डाउन आएंगे, डाउन हिल। फाइनली इलेक्ट्रॉन्स टू NADP, फाइनली। और अब NADP को रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस NADP टू NADPH प्लस H, यानी NADPH2। ये जो पूरी स्कीम है, ये इसे बोलते हैं Z स्कीम, इसके शेप के कारण से। NCERT की लाइंस है, मैंने फ्लो चार्ट में लिखवा दी। ऊपर गया फोटो सिस्टम 2 से, सॉरी, ऊपर गया फोटो सिस्टम 2 से, अप हिल, एक्सेप्टर ने पकड़ा। नीचे आया फोटो सिस्टम 1 के पास, उसका इलेक्ट्रॉन अप गया, फाइनली डाउन आकर NADP को दे दिया। ये जो अप, डाउन एंड अप है, इसे Z स्कीम बोलते हैं। सारे करियर मॉलिक्यूल्स रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज्ड हैं, कैरेक्टरिस्टिक शेप बनेगा। एक एक वर्ड समझ में आ गया अच्छे से? अब आ जाओ, आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताती हूं, बड़ी मजेदार चीज। 1 सेकेंड, एक बार देख लें हम, NCERT का कुछ भी मिस तो नहीं हो रहा है, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया है, समझाया है। ये देखो NCERT का डायग्राम, अब आपको समझ में आएगा। 13.5, ये लाइट फोटो सिस्टम 2 पे भी पड़ रही है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और फोटो सिस्टम 1 पे भी पड़ रही है। येलो वाली लाइट है, ये येलो वाली लाइट है, सनलाइट। इसका इलेक्ट्रॉन उछला, ये थियोफाइटिन ने पकड़ा, और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता हुआ फोटो सिस्टम 1 में घुसेगा, उस समय पर ATP बन गई है। इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस किया वाटर से स्प्लिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, प्लस ये भी निकला, ये सब ल्यूमन की तरफ एक्यूमुलेट होगा। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले, उन्हें दूसरे मॉलिक्यूल ने पकड़ा है, आयरन सल्फर प्रोटीन ने। फिर ये पैराडॉक्सिन के पास आए, डाउन हिल, NADP को दिए, तो बन गया NADPH2 या NADPH, NADPH प्लस H प्लस, कुछ भी बोलो। अप हिल, डाउन हिल, अप हिल, डाउन हिल, ये शेप है Z स्कीम। दिस इज द Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कोई इलेक्ट्रॉन घर वापस नहीं आ रहा है। अब आपको एक मजेदार चीज बताती हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर कोई पूछे कि 50 NADPH2 बनाने के लिए कितने पानी तोड़ने पड़ेंगे, देखो कितना आसान है, सुनो ध्यान से। एक NADPH2 जब आपको बनाना था, एक NADPH2, तो आपको कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए? 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, यानी आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 NADPH2 मिलेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पानी कितना तोड़ना पड़ेगा? 1। यानी अगर 50 NADPH2 बनाना है तो 50 पानी तोड़ेंगे और 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन डबल निकल रहे हैं। 1 वाटर तोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तोड़ोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 50 तोड़ोगे तो 100 इलेक्ट्रॉन, 100 तोड़ोगे तो 200 इलेक्ट्रॉन। और जितना पानी टूटेगा उतना NADPH2 बन रहा है। देखो ना, 1 वाटर टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और उस 2 इलेक्ट्रॉन से 1 NADPH2 बनता है। यानी 1 वाटर से 1 NADPH2 बना है, 50 वाटर से 50 NADPH2 बनेंगे। कहां कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ मुझे? कितना इजी कैलकुलेशन है।
1 वाटर से 1 NaDPH2 बन जाएगा, 1 NaDPH2, H2 बोलो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी होगी। 1 वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो PS2 में घुस गए, वहां के 2 इलेक्ट्रॉन PS1 में घुस गए, वहां के 2 इलेक्ट्रॉन NaDP को देके NaDPH2 बना लिया। ये फॉर्मूला आपको अगर आता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब वो बोले 1200 NaDPH2 बनाने के लिए कितने पानी चाहिए, तो 1200 चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए उसका डबल कर दो, 2400। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या 100 पानी तोड़ोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 200, और कितने NaDPH2 बनेंगे, 100। जितना पानी टूटता है उतना NaDPH2 बनता है और इलेक्ट्रॉन डबल होता है। मजे आ गए अच्छे से। चलिए, तो मेरे नादान परिंदों, आज हमने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, पानी का टूटना, ATP का फॉर्मेशन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक तरह से समझा। अब आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। मजे आ गए, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया है, बिल्कुल इजी वे में समझाया है आपको, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है। करो मेरे साथ ट्राई। फोटो सिस्टम 1 का पीक क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 700, और फोटो सिस्टम 2 का क्या होता है 680। ये तो हमें पता ही है, 1 टॉपर है, 20 मार्क्स ज्यादा आए थे। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 को नेम किस बेसिस पे करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था, इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी, खोज पहले किसकी हुई है। नाउ PS1 कहां पर लोकेटेड है, 1 स्ट्रोमल लैमेली में है और एक्सपोज्ड पार्ट में, वो टॉपर है, यानी जो अप्रेस सप्रेस नहीं है, नॉन अप्रेस पार्ट एंड स्ट्रोमा थाइलाकॉइड यानी स्ट्रोमल लैमेली बोथ। यहां पर फोटो सिस्टम 2 मिलेगा जो स्ट्रोमल लैमेली में नहीं होता है। नाउ विच वेवलेंथ फोटो सिस्टम 1 बिकम्स इनएक्टिव, फोटो सिस्टम 1 मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा की दोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। इन सब पर एक्टिव है बिकॉज मैक्सिमम अप टू 700 एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन क्या होगा, लाइट रिएक्शन में ATP फॉर्म होगी, पर फॉस्फोराइलेशन किसका होगा, फॉस्फेट किस में ऐड होगा, ADP में, ATP में थोड़ी होगा। ADP इज फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ATP, और NADP रिड्यूस होगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, तो NADP रिड्यूस होगा, NADPH रिड्यूस नहीं होगा, NADP रिड्यूस होकर NADPH2 बनाएगा। बिल्कुल बेसिक्स क्लियर है सबको। चल, फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब, फोटो सिस्टम 2 में 680 नैनोमीटर की लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड है, जंप करेंगे ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डोनर नहीं एक्सेप्टर, पियोफाइटिन करेगा एक्चुअली, फिर वो पास होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जिसमें साइटोक्रोम्स भी हैं, बताया था ना, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन, तो साइटोक्रोम्स भी हैं। Electrons are transferred by splitting of water through ETC during light reaction and reduces, यानी पानी के टूटने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 में गए, 2 वाले 1 में गए, और 1 वाले इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेंगे किसे, NADP को रिड्यूस करेंगे। NAD का तो काम ही नहीं होता, इसका काम तो होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। NADP को NADPH2 में करेंगे, NADP में हाइड्रोजन ऐड होके NADPH2 बनेगा। फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक के अंदर क्या फॉर्म होगा, साइक्लिक के अंदर केवल ATP फॉर्म होगी, ADP फॉर्म नहीं होगी, NADPH2 वगैरह भी फॉर्म नहीं होगा। और ये कब होगा, जब डाउन हिल आ रहे हैं। ATP हमेशा तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, डाउन हिल मूवमेंट। नाउ Z स्कीम क्या है, Z स्कीम है नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। यहां पर बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व, ओनली फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक में इन्वॉल्व है। राइट नाउ इलेक्ट्रॉन विच गेट एक्साइटेड फ्रॉम PS1 मस्ट बी रिप्लेस्ड, दीज अल्टीमेटली कम फ्रॉम। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो वैसे तो फोटो सिस्टम 1 के पास अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 2 से आ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पर फोटो सिस्टम 2 तो आंसर ऑप्शन में ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसके पास कहां से आ रहे थे,
पानी टूटने से आ रहे थे, तो पानी वाले यहां गए तभी तो यहां वाले यहां आए, यानी अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं, H2O, वाटर से आ रहे हैं, राइट। Now, which chemical compound supplies electrons continuously to PS2? PS2 को लगातार कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पानी। वाटर के टूटने वाले इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 को रिप्लेस कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिट्स इनटू, वाटर मतलब 1 वाटर, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑक्सीजन एटम या हाफ मॉलिक्यूल। पर एनसीईआरटी ने मैंने कहा था इसे इलेक्ट्रॉन्स करके लिखा हुआ है। एनीवेज ये तो हमें पता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 2 प्रोटॉन, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ना फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, फॉर्म क्या होगी, एटीपी, एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ध्यान रखना डी डाइफॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन होगा पर फॉर्म होगी एटीपी। जब 2 फोटो सिस्टम वर्क करते हैं एक सीरीज में तो उसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक। नाउ स्ट्रोमल लैमेली में क्या क्या नहीं है, फोटो सिस्टम 2 भी नहीं है, NADP रिडक्टेज भी नहीं है, और जब ये दोनों नहीं होंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी यहां पर नहीं होगा। जल्दी से लिखो इतना, नॉन साइक्लिक भी नहीं होगा। नाउ तो होमवर्क तो अभी ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी आपको। सो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और आज हमने अंडरस्टैंड किया है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दोनों के पढ़े, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा। यानी अगर कोई डिफरेंस बोले साइक्लिक नॉन साइक्लिक तो क्या कहोगे, डिफरेंस। लिखवा दूं, चलो 2 मिनट लगेंगे, लिखवा देती हूँ, आ जाओ। डिफरेंसेस लिख लेते हैं फटाफट से। लेट मी राइट द डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। बहुत इजी है, आप लोग खुद ही मुझे लिखवा दोगे। आइए एक तरफ लिखते हैं साइक्लिक और एक तरफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ कोर्स। चलो सबसे पहले फोटो सिस्टम्स कौन से इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट पॉइंट, फोटो सिस्टम इन्वॉल्व्ड, बोलो। साइक्लिक में ओनली फोटो सिस्टम 1, जबकि इसमें बोथ 1 and 2, पहले 2 आता है फिर 1 आएगा, तो मैं ऐसे लिख देती हूं। चलिए सेकेंड, एटीपी फॉर्मेशन दोनों में होगा, इसमें भी इसमें भी। बट NADPH2 फॉर्मेशन कहो या रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन यहां नहीं होगा, यहां हो। वाटर की स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यहां नहीं होगा, यहां होगा। यानी ऑक्सीजन का रिलीज, अगर वाटर ही नहीं स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। नाउ स्ट्रोमल लैमेली में क्या होगा, स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन में ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 नहीं होता है। नाउ ग्राना में कौन सा होगा, ग्राना में बोथ, ये भी, पर ये कब होगा, जब मोर देन 680 नैनोमीटर यानी बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की लाइट दी जाएगी तब। ये मेन डिफरेंसेस हो गए। ऑल राइट, अगली क्लास में ये भी बताऊंगी अपकमिंग क्लासेस में कि क्यों एक्स्ट्रा एटीपी इससे बना रहे हैं, और इससे तो सब कुछ कर रहे हैं, पर ये एक्स्ट्रा एटीपी क्यों बनाई जा रही है, इवन ये तक हम समझेंगे। बट ऑल दिस एंड मोर इन द अपकमिंग क्लासेस। सो मेरे सारे नादान परिंदों, कल की क्लास में मिलते हैं और बढ़िया साथ मिलकर लाइव इन सबको अंडरस्टैंड करेंगे। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीवन।